फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। तो आज हम लोग बहुत दिन बाद एक न्यू टॉपिक के साथ जो है आते हुए फाइनली। तो आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री के एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। इस केमिकल बॉन्डिंग नाम के जो चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। केमिकल बॉन्डिंग जो है वो अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट जो है प्रेफरेबल मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले समझेंगे कि बेसिकली केमिकल बॉन्ड क्या होता है, लेकिन उस पहले हम लोग जो है और चीजों को भी जानेंगे जो कि बहुत बेसिक होती हैं, उनको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या है, सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन समझेंगे आखिर केमिकल बॉन्डिंग का। इसके बाद हम लोग कॉसेल ल्यूइस थ्योरी को समझेंगे। कॉसेल और ल्यूइस जो है तो बेसिकली दो अलग अलग साइंटिस्ट थे और उन्होंने अपनी केमिकल बॉन्डिंग को लेकर क्या अपनी थ्योरी दी, उस थ्योरी को हम लोग समझेंगे। सेकंड, उसके बाद हम लोग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को समझेंगे। इसके बाद हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को समझेंगे। तो यही सारी चीजें हम लोग बेसिकली क्या करने वाले, समझने वाले हैं। फिर उसके बाद ये सारे आगे जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं। तो बेसिकली सारी चीजें भूल जाइए, बस आप ये समझिए कि आखिर स्टार्टिंग हमारे यूनिवर्स की स्टार्टिंग कहां से हुई, कैसे बना ये ब्रह्मांड। तो अगर हम बात करें इस ब्रह्मांड की, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा बिग बैंग थ्योरी को। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी कहीं ना कहीं जब हमारा यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स आपको पता होगा ब्रह्मांड अपने आप में बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और उन गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी को हम लोग जो है पढ़ते हैं, जो कि हमारा है मिल्की वे, जो हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी है। उसी में हम लोग हमारा सौर मंडल जो है समाया हुआ है, और बहुत सारे सौर मंडल है जिसमें से साइंटिस्ट हमारे एक सौर मंडल को अभी स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारी जो है सन एक स्टार है हमारा। इसके अलावा मरकरी है, वीनस है ना। इसके अलावा जुपिटर, सैटर्न। तो बहुत सारे हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली ग्रह हैं, और इन्हीं ग्रह के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट जो है हमारे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको समझने के पहले हमें और चीजों को समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स में जब हमारे पास चीजें क्या थी, कि यूनिवर्स जब हमारा एक बिग बैंग थ्योरी को जब समझेंगे तो जानेंगे कि भाई बिग बैंग थ्योरी में ये बोला गया कि जब यूनिवर्स अपने इनिशियल स्टेजेस में था तो पहला स्टार बना, और उस स्टार के बनने के बाद क्या हुआ कि हमारे जो एटम्स है, बेसिकली जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल क्या हुए, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है उन्होंने मिलकर एटम बनाए। और एटम बनाने के बाद जब हमारा धीरे धीरे हमारे अर्थ का बेसिकली जो उस टेम्परेचर है, हमारी जो यूनिवर्स है उसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता गया, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या हुआ, वो जो हमारे एटम्स है वो कंबाइन हुए, और एटम्स कंबाइन होने के बाद धीरे धीरे उनको कंबाइन होने के बाद ठंडे हुए, क्या हुए, कंडेंस हुए। कंडेंस होने के बाद जो हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो हैवी पार्टिकल्स में कहीं ना कहीं जाके बने। तो ये हमारी कुछ कहानी थी जो कि बिग बैंग थ्योरी को लेके थी, और हम लोगों ने इन चीजों को जाना। तो हमें समझ में आता हुआ कि भाई आखिर ये सारी चीजें कहाँ है, तो इट्स ऑल अबाउट मैटर। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैटर है, और मैटर में भी क्या कि कहीं ना कहीं हर चीज एक पॉइंट से स्टार्ट हुई है, और वही चीज पॉइंट से स्टार्ट होते हुए धीरे धीरे कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ा रूप ले लेती है, जो कि अपने को समझना है। इसके लिए सिंपल सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जिससे कि मान लीजिए आप स्टार्ट करते जब हम लोग पढ़ना, तो हमारी स्टार्टिंग होती है बिल्कुल बेसिक से, एलकेजी से पीजी एलकेजी हम लोग पढ़ते हैं, और हम लोग जब 12th कंप्लीट करते हैं उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो एक अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लेते हैं। तो वो चीज हमारी कहां से स्टार्टिंग हुई, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुई। तो जब हमारे यूनिवर्स को जब स्टडी किया जाएगा तो वो भी हमारा बिल्कुल बेसिक यानी बिल्कुल पॉइंट से स्टार्टिंग की जाएगी, और उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या है। तो बेसिकली क्या है, एवरीथिंग अराउंड इज आइदर मैटर और एनर्जी। तो हमारे आसपास जो भी हमारे हमको जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं मैटर है, वो कहीं ना कहीं एनर्जी। अगर बात करें इस मार्कर की, बात करें हम अपनी, और बात करें हम किसी की भी, तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों को मिलकर एक बड़ा चीज जो है, बड़ा चीज का रूप ले लेता है, बड़ी चीजों का एक फॉर्म बना लेता है। तो अब हम लोग समझेंगे बेसिकली क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड को समझने के पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर केमिकल बॉन्ड की थ्योरी आई कहां से, जो कि कॉसेल और ल्यूइस ने दी थी। लेकिन फिलहाल केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड इट्स जस्ट एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, एक प्रकार का आकर्षण बल होता है, जो किसी भी एटम को, किसी भी मॉलिक्यूल को क्या करता है, बांध के रखता है। एक प्रकार से मान लीजिए डंडा है, और वो डंडा जो है क्या कर रहा है, वो दो लोगों को बिल्कुल बांध के रखा भाई कि आपको जाने नहीं देंगे। तो एक प्रकार से अट्रैक्टिव फोर्स है, आकर्षण बल है, जो दो लोगों को बिल्कुल बांध के रखे हुए। तो समझ में आ गई होगी आखिर कहानी। तो हम लोग समझते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि क्या करता है, पकड़ के रखता है, ऐसा आकर्षण बल है जो कि हमारे पास वेरियस यानी विभिन्न प्रकार के जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि हमारे पास जो घटक होते हैं, जैसे कि एटम हो गया, आयन हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, एटीसी
है ना, टुगेदर यानी एक साथ पकड़ के रखता है। और डिफरेंट डिफरेंट केमिकल स्पीसीज में, डिफरेंट केमिकल स्पीसीज का मतलब क्या है कि भाई बहुत सारे हमारे पास क्या होंगे, एटम्स होंगे, और उन एटम्स को बेसिकली क्या करा जाएगा, कंबाइन करा जाएगा। और कंबाइन करने के बाद क्या कराएंगे, किसके थ्रू कंबाइन करा जाएगा, एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू। क्लियर है। अब यही चीज समझनी कि भाई हम लोग को समझ में आ गया है कि इट्स एक प्रकार से क्या है, इट्स जस्ट एन अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि क्या करता है कि भी किसी भी एटम्स को, किसी भी आयंस को या किसी भी मॉलिक्यूल को क्या करता है, पकड़ के रखता है। अब यही चीज अपने को समझनी होगी कि आखिर इन सब की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम लोग जो है एटम को कंबाइन करते हैं। भाई एटम को कंबाइन करने का सिंपल सा फंडा ये है कि अगर हमारे पास सिंपल एटम है जैसे वाटर है, तो वाटर अपने आप में कंपाउंड है, और वाटर किससे किससे मिलकर बना होगा, एक हाइड्रोजन एटम से, एक ऑक्सीजन एटम से। तो इन्हीं एटम्स को मिला के कहीं ना कहीं हमारा जो है एक कंपाउंड फॉर्म हुआ, जो कि केमिकल बॉन्ड के थ्रू फॉर्म हुआ। तो यही हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हुए, जो कि हमें पढ़ना समझना भी होगा, क्वेश्चन आना दिमाग में बहुत जरूरी है कि आखिर व्हाई डू एटम्स कंबाइन, एटम कंबाइन क्यों होते हैं, क्यों जरूरत पड़ी उनको जो है संयोजित होने की, जुड़ने की, आखिर क्यों जरूरत पड़ी। तो बात समझिए, एटम को कंबाइन इसलिए होना पड़ा, सपोज करिए हमारे पास सिंपली हाइड्रोजन एटम है, और वो हाइड्रोजन एटम अपने पास है, और मान लीजिए क्या करता है, वो हमारे पास H2 बनाता है, यानी हमारे पास हाइड्रोजन एटम क्या बनाता है, H2 मॉलिक्यूल बनाता है। तो क्यों बनाता है, देखिए आपको हम बता दें कि जो एटम होते हैं, तो एटम के पास क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। एटम के पास क्या ज्यादा होती है, एनर्जी। तो एनर्जी हमारे पास ज्यादा होती है एटम्स के पास। लेकिन अगर बात करें मॉलिक्यूल की, तो जो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्म करने के बाद बनते हैं, अगर एटम आपस में क्या सेम टाइप के जो एटम है, अगर वो बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे तो बेसिकली क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो बॉन्ड है, बेसिकली दो एटम है, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे। H2 एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वो स्टेबल ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एटम कहीं ना कहीं स्टेबल होने के लिए, है ना, स्टेबल होने के लिए हमको क्या करना पड़ा, मॉलिक्यूल में फॉर्म होना पड़ा। इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एनर्जी और स्टेबल की क्या फंडा है। तो बेसिकली आपको बता दें कि जो स्टेबिलिटी होती है ना, स्टेबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होती है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिसके पास स्टेबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होती है। इसका मतलब जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है वो स्टेबल कम होता है, एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबल कम होगा। सिंपल सी बात है, एग्जांपल ले लेते हैं इसका हम लोग, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। आपने देखा होगा क्लास में कुछ लोग ज्यादा उछलते हैं, है ना, जनरली एक क्लास होती है, जो कुछ लोग होते हैं जिनको आपने कहानी पढ़ी होगी, एक अजगर गगरी छलकत जाए। उसकी क्या कहानी है भाई, जिसको कम आता है वो अधिक का दिखावा करता है। तो उनके पास बेसिकली एनर्जी ज्यादा है लेकिन वो स्टेबल कम है। लेकिन और हम लोग बड़े बड़े लोगों का एग्जांपल है, जैसे कि अगर अंबानी की बात करें, है ना, और भी रतन टाटा जैसे लोग की बात करें, तो ये अपने आप में काफी स्टेबल लोग हैं। इनकी एनर्जी कम है लेकिन ये अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, स्टेबल हैं। तो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं एनर्जी की क्या होती है, जस्ट उल्टी होती है। तो अगर मान लीजिए एक एटम है, तो एटम के पास एनर्जी तो ज्यादा होगी लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल फॉर्म होना पड़ेगा। तो इसलिए मॉलिक्यूल फॉर्म होना पड़ता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर एटम कंबाइन क्यों होते हैं, ताकि वो स्टेबल हो पाए। सेकंड लिखा हुआ व्हाई डू सम एटम कंबाइन। अब ये हमको समझना होगा कि आखिर कुछ ही एटम जो है कंबाइन क्यों होते हैं। तो समझिए बात को कि मान लीजिए हमारे पास जैसे OF2 है ना, OF2 हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अगर हम ये बोल दे OF4 क्या एग्जिस्ट करेगा, आप बोलेंगे नहीं करेगा। तो क्यों नहीं करता, ये सारी चीजें हम लोग समझनी पड़ेगी। आखिर कुछ ही एटम हैं जो कंबाइन क्यों होते हैं। भाई अगर मान लीजिए हमने बात करी, जैसे हमारे पास वाटर होता है, H2O वाटर होता है, ठीक है। इसी तरीके अगर बात करें हाइड्रोनियम आयन की, तो H3O प्लस हमारे पास हाइड्रोनियम आयन होता है। अभी हम आपसे बोल दे बताइए H2O5 हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता। तो आखिर ऐसा क्यों होता है भाई, कुछ ही एटम कंबाइन होते हैं, सारे क्यों नहीं होते। तो ये भी सारी चीजें हमको इस केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू यानी इस चैप्टर में हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद बोला है व्हाइल लिखा हुआ है, व्हाइल सर्टेन अदर्स नॉट, है ना। व्हाइल सर्टेन अदर नॉट का मतलब क्या है, बाकी नहीं करते कुछ करते हैं, ऐसा क्यों। अगला पॉइंट लिखा हुआ व्हाई डू मॉलिक्यूल्स पजेसेस डेफिनेट एटम, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका अपना खुद का एक शेप होता है, खुद का एटम होता है। एग्जांपल की बात करेंगे हम लोग, सपोज करें हमारे पास CCl4 है, तो CCl4 हमारा जो होता है, इसका जो हमारे पास शेप है, इसके शेप की बात करें, इसका जो शेप होता है कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। अभी हम लोग ये शेप की बात जो है एकदम लास्ट में करेंगे। तो शेप जो होता है इसका टेट्राहेड्रल होता है। अगर बात करें हमारे पास CO2, तो CO2 हमारे पास क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे पास क्या होता है, इसका जो शेप होता है कैसा होता है, लीनियर होता है। इसी तरीके बात करें NH3 की, NH3 जो होता है हमारे पास, NH3 अमोनिया होता है। तो अमोनिया का जो शेप होता है किस तरह का होता है, बेंड होता है। तो ये शेप हम लोग जो है बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के शेप क्या होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एटम ऐसे होते हैं जो निश्चित होते हैं, डेफिनेट होते हैं, और उनका खुद का अपना एक क्या होता है, शेप होता है।
तो ये बेसिकली हमारा केमिकल बॉन्डिंग का एक हम लोगों ने सिस्टम देखा कि आखिर किस तरीके से क्या होता है केमिकल बॉन्ड। हम लोगों ने सबसे पहले जाना कि बेसिकली इट्स जस्ट एन अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस, यानी कि एटम मॉलिक्यूल आयन को जो पकड़ के रखता है वो एक प्रकार से वो अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वही क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है। एग्जांपल हमने हम लोगों ने लिया था, एक बार फिर से लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि सपोज करिए एक बंदा है जिसकी शादी अभी नहीं हुई है, उसको एज अ एटम जो है कंपेयर करिए। अभी उस बंदे के पास यानी उस एटम के पास एनर्जी ज्यादा होगी, उछला उछला कूदा फिरेगा, लेकिन जिसकी शादी हो गई, कहते नहीं शादी के बाद बर्बादी हो जाती है, तो बेसिकली शादी के बाद वो क्या हो जाता है, वो स्टेबल तो हो गया लाइफ में लेकिन उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। एनर्जी डाउन होने का मतलब क्या है, अब वो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, अब वो चाहेगा कि भैया कमाना पड़ेगा। अभी तक तो भैया खुले सांड की तरह घूम रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, अब तो भैया कमाना पड़ेगा क्योंकि बीवी की जिम्मेदारी आ गई। तो बहुत सारी चीजें हम लोग को समझना पड़ता है इस चैप्टर के थ्रू। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा इसके इंट्रोडक्शन से। सो प्यारो अब स्टार्ट करते हैं आगे। तो आगे हम लोग क्या पढ़ना है, तो बेसिकली हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस नहीं किया था, तो एग्जांपल की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो केमिकल बॉन्डिंग की अगर बात करें तो केमिकल बॉन्ड में ये दो एग्जांपल लिखे हैं। जैसे सपोज करिए H2 गैस Cl2 गैस रिएक्शन करता है, तो बेसिकली हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है HCl, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो कहीं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्ड है ना। ये आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, है ना। आयनिक बॉन्ड किस तरीके से कैटायन और एनायन मिलके जो है आयनिक बॉन्ड को यानी कि इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग को पढ़ना है। अच्छा ये रिएक्शन देखिए, ये जो दे रखा है अपने को Na जो है हाफ Cl2 से बेसिकली Cl से रिएक्शन कर रहा है बोल सकते हैं आप। तो NaCl है, तो Na के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है। अब यही सारी चीज समझनी है कि अगर Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस क्यों होता है। अच्छा ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो ये अपने पास आयनिक बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हैं। अब Na ऊपर प्लस Cl के ऊपर माइनस क्यों होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, इसीलिए हम लोगों ने लगाया, इसको बात समझना होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कॉसल ल्यूइस यानी कि जो ये दो साइंटिस्ट इन्होंने अपनी क्या अप्रोच लगाई, किस बेसिस पे बताया कि भाई एटम जो है कंबाइन होंगे, क्यों होंगे, हाँ ये सारी चीजें बताई। तो इन्होंने क्या बताया, बात करते हैं। इन 1916 दे वर द फर्स्ट टू प्रोवाइड सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, यानी पहले वो आदमी थे जिन्होंने एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया ऑफ वायलेंस व्हिच वाज बेस्ड ऑन द इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैसेस, यानी कि जो नोबल गैस की जो इनर्टनेस है उनके बेसिस पे इन्होंने जो है अपना एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया। किसने, कॉसल ल्यूइस ने। अब समझते हैं इस बात को। देखिए हो क्या रहा था कि जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया तो उस केस में इन्होंने पाया कि ये जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही थी। अब ये जब किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे थे तो इन्होंने समझा कि कहीं ना कहीं अगर ये रिएक्ट नहीं कर रहे थे ये क्या अपने आप में स्टेबल है। भाई अगर आदमी स्टेबल है तभी तो किसी से भीख नहीं मांगेगा, समझिए बात को। तो यानी कि कहीं ना कहीं नोबल गैसेस जो थी अपने आप में स्टेबल थी। स्टेबल थी इसका मतलब क्या है कि भाई देखिए अगर आप हीलियम को छोड़ दें, यानी एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम जो है अपने डुप्लेट कंप्लीट करता है, यानी कि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। ये सारी चीजें अपने को पता है कि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हीलियम जो है 2 पूरा करने की ट्राई करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बाकी सभी जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं, यानी अपने लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन किस तरीके उनको चाहिए। अगर उनको 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो भैया उनका जो है ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी वो अपने वो स्टेबल हो गए। तो यानी कि नोबल गैसेस को तो कोई जरूरत नहीं थी, जो है बेसिकली स्टेबल थे, इनका ऑक्टेट कंप्लीट था। अब बाकी इसके रिलेटिव में अगर कंपैरिजन किया गया तो बाकी सब जो है कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहे थे, इसका मतलब वो स्टेबल नहीं थे। अब स्टेबल नहीं थे इसका मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था वो चाहेंगे कि अपना ऑक्टेट क्या करें, कंप्लीट करें। तो बस इसी बेसिस पे अपने को समझना है कि आखिर क्या होता है। तो अब जैसे कि मान लीजिए Na है, तो Na का एटॉमिक नंबर जो होता है कितना होता है, 11 होता है। अगर Cl की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, यानी 17 होता है। अगर Na का हम लोग नॉर्मली KLMN वाले तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होता है, 2,8,1 होता है। अगर क्लोरीन का करें तो 2,8,7 होता है। अब ध्यान समझिएगा। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, इसका 1 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। अब इसको कहीं ना कहीं अगर आप क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 2 कंडीशन है, 2 पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, और एक पॉसिबिलिटी है कि 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर दे, दे दे, यानी लूज कर दे। अब 7 इलेक्ट्रॉन आप खुद समझिए, 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल है, 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। तो इन दैट कंपैरिजन क्या होता है, बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए जो धनी होता है, जो पैसे वाला होता है, वही तो इलेक्ट्रॉन जो वही तो पैसा देगा। तो ये देगा, यानी चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो चूंकि लूज कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन तो Na के ऊपर कितना होता है, प्लस का
वन होता है। अब Cl भैया कहाँ पीछे रहने वाले, ये कहते हैं हम के चाहिए भैया इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को लेना चाहिए। इनको क्यों लेना चाहिए, देखिए अगर 7 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में है, बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अब इनके पास दो पॉसिबिलिटी, या चाहे तो 7 दे दें और चाहे तो 1 ले लें। अब आप सब खुद समझिए, 7 कोई दे देगा क्या, कोई देगा ही नहीं, तो 7 यहां से देता नहीं है, वो खुद 1 ले लेता है। अब ये 1 ले रहा है चूंकि, तो माइनस का 1 हो गया, क्योंकि ले रहा है इसका मतलब कर्जा ले रहा है, ऋण ले रहा है, तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा -1। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि Na के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस क्यों आता है। अच्छा, ये दोनों आपस में आयनिक बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं, क्योंकि देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज करा, उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा, यानी इन्होंने कर दिया लूज और इन्होंने कर लिया गेन, इसीलिए आपस में मिला के आयनिक बॉन्ड भी फॉर्म कर जाते हैं। ठीक है, तो यही सारी कंडीशनें अपने को समझनी होगी। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से कॉसेल-ल्यूइस ने जो है इनर्ट गैसेस के बेसिस पे जो है अपनी थ्योरी को, अपने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को क्या करा, वेरीफाई किया। आगे हम लोग थोड़ा सा एटम के बारे में जानेंगे। एटम में 2 चीजें होती हैं, आपको पता होना चाहिए, कर्नल होता है और एक आउटर सेल होता है। ये कर्नल मेजर कर्नल वाला नहीं है, यहाँ पे कर्नल का मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस और इनर सेल से है। यानी आपको पता होगा एटम होता है, तो एटम में एक न्यूक्लियस होता है और एक उसकी इनर सेल होती है और एक आउटर सेल होती है। अपने को पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इनर सेल होते हैं इनर सेल बेसिकली, और बाहर आउटर सेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि इनर सेल को अगर न्यूक्लियस को हम लोग अगर मिला के बोले तो हमें इसको क्या बोलते हैं, कर्नल बोला जाता है। लेकिन अगर बात करें आउटर सेल की, तो आउटर सेल बेसिकली आउटर सेल ही है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गई होगी कहानी। तो अब हम इसको थोड़ा सा और हम लोग एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब हुआ क्या, अब मान लीजिए जिसके लास्ट में इसको हम लोगों ने थोड़ा सा इन्होंने एक थ्योरी टाइप की थी, या अपने आप ही समझ लेते हैं हम लोग इस चीजों को। एक प्रकार से इन्होंने बोला कि मान लीजिए क्यूब है और उस क्यूब के अपने को पता है 8 कोने होते हैं, भाई क्यूब के 8 कोने होते हैं। तो एक प्रकार से ये मान लीजिए कि हर बंदे को, यानी हर उसको क्यूब में 8 एक प्रकार से बॉलें क्या करनी, फिट करनी है, या कोई भी 8 चीजें जो है फिट करनी है। अगर 8 चीजें फिट हो जाती है तो इसका मतलब वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। वर्ड हम यूज कर रहे हैं ऑक्टेट, है ना, OCTOT, इसको बोलते हैं ऑक्टेट। ये ऑक्टेट रोल है जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर एक कोने में अगर इसके पास एक कोने में एक हमारे पास बॉल है, या बेसिकली एक बॉल का एक इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके बाद 2 पॉसिबिलिटी है। कोई बात है कि ये 7 ले ले, तो 7 अगर ले लेगा तो 7 कोने भर जाएंगे, तो 7 1 8 हो जाएगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक क्या कर दे दे। तो यानी कि ये एक देना ज्यादा पसंद करता है एज कंपेयर टू 7 लेना, क्योंकि 7 देता नहीं है भैया कोई, है ना, 7 कौन दे देगा, कोई जो है कोई दे नहीं पाएगा। अगली कंडीशन क्या है कि बेसिकली हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 2 कोने में जो है इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, तो इनके पास भी 2 वही पॉसिबिलिटी, 6 ले ले 2 दे दे, तो 2 देना पड़ता है, इसीलिए इनके पास क्या आता है प्लस का 1। अगर बात करें, अगर ये दे देंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये दे देंगे तो इनके पास प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे प्लस का 3 हो जाता है, क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों लूज करने पड़ेंगे, 3 हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं मिडिल वालों की। मिडिल वाले बोले तो जब इनके पास 4 हो जाते हैं। अब जब 4 हो जाएंगे तो आप समझिएगा 4 का मतलब क्या है, 4 अगर ये 4 इनके पास है बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो 2 पॉसिबिलिटी फिर बनती है, 4 या तो ले लें, 4 या तो दे दें। अब दे देंगे तो 0, अब 4 लेना कहां से लेंगे, किससे लेंगे, 4 कोई देगा नहीं। 3 तक पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन 3 के बाद क्या करते हैं, ये शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। शेयर करने का क्या तरीका है, शेयर करने का तरीका ये भैया एक काम करो, 4 बंदे हैं, 4 एटम है, चारों से एक एक ले लो। एक काम करते हैं, आप हमसे ले लीजिएगा, हम आपसे ले लेंगे। 4 बंदे सबसे एक एक ले लिया और अपने भी क्या कर दिया, शेयर कर दिया। तो शेयर से 4 मिल गए, 4 ऑलरेडी होते हैं, 4 और शेयर कर लिए, 8 हो गए। इस तरीके से वो जो है जो हमारे पास ये एग्जांपल कार्बन की बात कर रहे हैं, जैसे कार्बन का बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें कार्बन का तो 2,4 आएगा। अब 4 लास्ट में होता है, शेयर चूंकि 4 है, 4 शेयर कर लिए, 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये सारा तरीका है जो कि हम लोग समझना होगा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले हैं और ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस तरीके की चीजें करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं लुईस पोस्टुलेट, मतलब लुईस ने जो है बताया, क्या पोस्टुलेट किया, दैट एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट। वही बात कर रहे हैं ना हम लोग, ऑक्टेट रूल, बार बार ऑक्टेट वर्ड यूज कर रहे हैं तो समझ में आ गया होगा। ऑक्टेट रूल इसीलिए फॉलो कर रहे हैं ताकि वो क्या हो पाए, स्टेबल हो पाए। 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इनको किसी भी तरीके से करना है। When they are linked by chemical bond, यानी केमिकल बॉन्ड से अगर लिंक है तो उनको किसी ना किसी हालत में जो है ऑक्टेट रूल को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और हमने बताया कि जो केमिकल बॉन्ड होता है वो 2 तरीके से फॉर्म हो सकता है, या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ट्रांसफर का फंडा क्या है, ये हमने बता दिया, ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। शेयर करने का क्या फंडा है, जैसे कार्बन है मान लीजिए, तो कार्बन का चूंकि हमने बताया ना 4 होता है, 4 अगर देगा तो दिक्कत हो जाएगी, 4 शेयर कर ले ज्यादा अच्छा, सबसे एक एक
ले लेगा। अब कुछ पॉइंट है जो अपने को डिस्कस करना होगा। सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं, इन पीरियोडिक टेबल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बेसिकली हैलोजेंस एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय द नोबल गैस। होता क्या है समझिए बात को, इसको हम लोग थोड़ा सा इधर समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास बीच में एकदम क्या है, नोबल गैसेस है, ये हमारे पास नोबल गैसेस है। अब नोबल गैसेस की अगर बात करें तो नोबल गैसेस के जस्ट जो पीछे अगर लेफ्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास हैलोजेंस आते हैं। अब हैलोजेंस आते हैं यहाँ पे कौन कौन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। भाई बीच में हो गए नोबल गैसेस, इसके जस्ट पीछे हो गया हमारे पास हैलोजन। इसके बाद की अगर बात करें, अगर नोबल गैस के बाद अगर बात करें तो हमारे पास कौन से आते हैं, हमारे पास एल्कली मेटल आते हैं। कौन आते हैं, एल्कली मेटल, यानी कि मेटल आते हैं बेसिकली, आप ये समझिए है ना, एल्कली मेटल आते हैं। तो अब होता क्या है, अब इनके पास देखिए ये क्या करते हैं, अब इनको हैलोजन को भी नोबल गैस में आना है क्योंकि स्टेबल होना है तो आना पड़ेगा, और एल्कली मेटल को भी क्या होना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो हैलोजन क्या करते हैं, इनको भाई हैलोजन क्या करते हैं, इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, फ्लोरीन का 9, तो 2,7 होगा एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 2,7 हो जाएगा। तो ये चाहेगा कि भाई हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन को ले ले। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ पर नोबल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं भाई, समझिए बात को। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो 8 में बेसिकली 8 हो जाएगा, ऑक्टेट इसका पूरा हो जाएगा, यानी नोबल गैस में चला जाएगा। अच्छा बात करें हम लोग एल्कली मेटल की, ये कैसे जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके नोबल गैस में कन्वर्ट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके कन्वर्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सपोज करिए Na का एटॉमिक नंबर हम लोगों ने डिस्कस किया कितना था, 11। अब ध्यान समझिए, एक इलेक्ट्रॉन आया था ना यहाँ पे, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, लूज कर देगा, फटाक से जो है क्या कर जाएगा, इसके बाद 11 थे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने बाद, यानी Na है। अगर Na क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए, माइनस लगाने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हुए दिखा गया, और यहाँ से Na के ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, और फाइनली जाके जो है किस में कन्वर्ट हो गया है, Na प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब इस तक यहाँ पर इसके 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास 10 हो गए हैं। 10 का मतलब क्या है, स्टेबल है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा। इस तरीके फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन का क्या होता है, फ्लोरीन का F प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और F माइनस, यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन करके आता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके आता है। तो यही सारा फंडा है जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर आगे हम लोग बात करते हैं आगे। तो आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा किस तरीके से हैलोजन और किस तरीके से एल्कली मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल हैलोजन नोबल ग्रुप में क्या होता है, कन्वर्ट करने की, यानी कि उसमें जाने की, ट्रांसफर होने की ट्राई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा ये तो हम लोगों ने भी डिस्कस किया ना कि किस तरीके से एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स हैलोजेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो हैलोजेंस होते हैं क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करके एक्स माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्स माइनस होगा यहाँ पे। इस तरीके एम प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है एल्कली मेटल्स को। मेटल्स के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है, यानी एम प्लस है एंड एक्स माइनस है, थस अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कैसे करेंगे, एम प्लस तो भाई तब होगा जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक्स माइनस तब होगा जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, एम प्लस एंड एक्स माइनस आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब ये देखिए हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो बात कर रहे थे, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी उनके बीच में काफी अच्छा बॉन्डिंग जो बनती है, बॉन्ड जो बनता है वो काफी अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये हम लोगों ने अभी तक जान लिया। इसके बाद हम लोग कुछ थ्योरी को और पढ़ेंगे, ऑक्टेट रूल क्या होता है उसको हम लोग उसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, देन उसके बाद आयनिक बॉन्ड को समझेंगे, फिर लैटिस एनर्जी और ये सारे कॉन्सेप्ट को क्या करना है, समझना है। सो प्यारो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है हम लोग को, तो ऑक्टेट रूल के बारे में, बेसिकली बार बार ऑक्टेट रूल हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, एटम्स कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली एटम जो है कहीं ना कहीं या तो ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ना तो या तो कहीं ना कहीं शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कहीं ना कहीं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। दो इनके पास जो है एक प्रकार से पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने वाला या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने वाला। इसी तरीके से वो क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे अपने ऑक्टेट को, वो भी कहां पे, वैलेंस शेल में। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हम लोगों ने अभी बात भी करी थी। अब Na की एग्जांपल है तो थोड़ा Na से हट के बात करते हैं। जैसे Na के मान लीजिए Mg की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, और 12 के बाद अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2,8,2 होता है। तो बेसिकली ये जो 2 लास्ट में आ रहा है, तो अपने पास दो पॉसिबिलिटी भाई हम लोगों ने डिस्कस की थी, या तो 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना इज मोर कैपेबल एज कंपेयर टू गेनिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ 6, यानी गेनिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। यहाँ से Mg के ऊपर जो चार्ज आता है कितना आ जाता है, प्लस का 2 हो जाता है। तो आई थिंक ऑक्टेट रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल एकदम बखूबी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है।
तो आयनिक और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है। अगर कैटायन है और अनायन है तो कैटायन अनायन जो है वो बनते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करके या तो गेन करके। यहाँ भी वही कहानी। तो उनके बीच में जो कैटायन और अनायन के बीच में जो बेसिकली क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वही क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से नाम से भी जानते हैं। तो द बॉन्ड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये वर्ड मैं बोल रहा हूं तो समझ लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है बहुत बढ़िया वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, यानी किसके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। यही क्या कहलाता है, इस कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं इसको, आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। एग्जांपल के हमने जैसे बता रखा है, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा और Na प्लस में कन्वर्ट हो गया, या Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। आई थिंक ये दोनों तो अच्छे से एग्जांपल आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं आखिर इलेक्ट्रोवैलेंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंस का मतलब क्या होता है, जो वैलेंस में जो उसको जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करके या लूज करके उसके पास इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन को उसको लूज करना पड़ रहा है या गेन करना पड़ रहा है, वही उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोवैलेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल Na की बात करें तो Na के ऊपर प्लस क्यों आया, +1 इसलिए आया कि Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2,8,1 होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, उसने लूज कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद Na के ऊपर कितना आ गया, +1 आ गया। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का आप समझ लीजिए, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 20 होता है। 20 का मतलब क्या है, 2,8,2। अब ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज ही करेगा, क्योंकि 3 तक अगर आप समझ लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 तक आ रहा है, इसका मतलब वो क्या करता रहेगा, लूज करता रहेगा। लेकिन जहां 4 आ गया, जहां 5 आ गया, अच्छा 5 आ गया तो फिर तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन 4 के बेस में फंस जाता है तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ता है। तो उस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे। तो Ca के ऊपर कितना आ जाएगा, +2। तो जो +2 आ रहा है, ये इसका क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंस है। कितने इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ रहा है, गेन करना पड़ रहा है या लूज करना पड़ रहा है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा ये कुछ ज्यादा हो गया ना, इसलिए हम थोड़ा रफ कर देते इसको। अच्छा यहाँ से एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम कितना हो गया, +3 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ भी होता है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर की बात करें, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 2,8,3 हो गया। फिर बात है 3 तक अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो लूज कर देगा, तो लूज करने के बाद फाइनली जो इसके जो इलेक्ट्रोवैलेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से सल्फर के ऊपर -2 होता है, आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं क्रिस्टल लैटिस, यानी अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर आपको पता होगा तो हमारे पास जो NaCl होता है एक आयनिक सॉलिड है और ये क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं। बहुत सारे NaCl के मॉलिक्यूल्स, है ना, बहुत सारे NaCl के मॉलिक्यूल्स जो मिलके क्या बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं। एक प्रकार से जालक बनाते हैं, क्रिस्टल जालक बनाते हैं। मतलब आपने देखा होगा नमक अभी तो पाउडर फॉर्म में आता है, पहले तो बेसिकली रॉक सॉल्ट जो होता है, इसको हम सेंधा नमक बोलते हैं, तो वो क्या होता है, एक क्रिस्टल फॉर्म में आता है। अब चीनी आपने कभी देखी हो, चीनी एकदम क्रिस्टल फॉर्म में होती है, हर दाना एक जैसा, ऐसा नहीं होगा एक में दाना अलग हो, ऐसा हो, मतलब जैसा दिखता है, और एक में दाना गोल हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो एक क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। यानी कि अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल NaCl के मिलके क्रिस्टल लैटिस को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कैसे पता चलेगा कि आखिर क्या क्या कंडीशन होगी किसी भी आयनिक बॉन्ड के फॉर्म होने की, वो हम लोग डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि जो भी आपके ए और बी, मान लीजिए आपका जो अपने पास 2 लोग हैं, एक ए और एक बी है, तो ए और बी के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 1.7 से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा कोई फिक्स नहीं है, रफ डेटा है, 1.7 से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा मान के चलते हैं। अच्छा ए हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास ए क्या है, मेटल है, बी क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये हमारा जो बॉन्ड बनेगा, ध्यान रखिएगा, मेटल और मेटल के बीच में नहीं बन सकता आयनिक सॉलिड, क्योंकि हमारा एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला होना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होना चाहिए। इस तरीके से सिस्टम बनता है। तो इस तरीके से हमारे पास सिस्टम कब बनता है, अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हमारे पास जो हैलोजेंस ग्रुप होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इनकी, वो खासा अच्छी होती है। लेकिन अगर बात करें हम लोग एल्कली मेटल की, तो एल्कली मेटल की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी अच्छी होती है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज ये कर देते हैं, गेन वो कर लेते हैं, आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो अगला बात करते हैं हम लोग लो आयनेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब लो आयनेशन एनर्जी क्या होता है, क्यों होती है लो आयनेशन एनर्जी। अब आप बात समझिए कि भाई अगर है क्या, कि अगर मान लीजिए आयनेशन एनर्जी लो नहीं होगी, तो आयनेशन एनर्जी लो होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी छोड़ दे तभी तो। अब आयनेशन एनर्जी वही तो होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, यानी आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है,
वही आयनोसन एनर्जी होती है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अगर आपको इलेक्ट्रॉन आसानी से निकला जा रहा है तो आयनोसन एनर्जी लो है, बहुत मेहनत लग रही है तो आयनोसन हाई है। यदि इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ दे तो बस आयनोसन एनर्जी लो है। तो भाई हर कोई चाहेगा आराम से जो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे ताकि क्या हो पाए, बॉन्ड फॉर्म कर पाए, वरना बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं छोड़ेगा, तो ये भी दिक्कत है। तो लो आयनोसन एनर्जी होनी चाहिए। अगला हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फंडा होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, है ना, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी होती है वही इलेक्ट्रोनेगेटिव एफिनिटी होती है। तो वो तो भाई नॉन मेटल के अंदर होता है ना। नॉन मेटल क्या होता है, जैसे फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन की आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी सबसे अच्छी होती है किसके अंदर, फ्लोरीन की। लेकिन आपको पता होना चाहिए फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। एक्सेप्शन होता है क्लोरीन के एफ से, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एफ से ज्यादा होती है। ये सारी चीजें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पढ़ चुके हैं, आप जो है देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हाई लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मान लीजिए एक कैटायन और एक एनायन है, और एक कैटायन और एक एनायन आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करने के बाद, यानी आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। और कंबाइन होने के बाद क्या बनाते हैं, एक ए बी बनाते हैं। और तो ए बी बनाने के बाद अब बात समझिए, जब भी कोई भी दो लोग मिलते हैं, यानी किन्हीं भी दो के बीच में जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, उस केस में एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि अभी क्या है, दोनों अपने स्टेबल फॉर्म में नहीं, तो स्टेबल फॉर्म में अगर नहीं तो स्टेबल होना चाहते हैं तो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को छोड़ेंगे। तो एनर्जी छोड़ेंगे तो वो जो एनर्जी छूट रही है, हालांकि अभी स्टेबल है, क्योंकि मान सकते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है प्लस माइनस करके, लेकिन उस केस में जो इनके पास एनर्जी निकल रही होगी, क्योंकि तो ये दोनों बॉन्ड फॉर्म करेंगे, भाई ए प्लस कैटायन है, बी माइनस एनायन है। अब ये दोनों बॉन्ड फॉर्म करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करने के बाद एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही क्या है, लैटिस एनर्जी है। समझिए बात को, लैटिस एनर्जी क्या होती है कि जब भी कैटायन और एनायन आपस में मिलकर बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उस केस में जो एक मोल जो हमारा एबी जो क्रिस्टल लैटिस बनना है, एबी हमारा क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। तो एक मोल जो भी क्रिस्टल लैटिस बनना है, तो उसमें जो एनर्जी की रिलीज हो रही नॉट रिक्वायरमेंट है, रिलीज हो रही, तो वही क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी कहलाती है। इसको उल्टा भी समझ सकते हैं हम लोग, अगर हमारा जो बॉन्ड एक क्रिस्टल लैटिस हो गया है, फॉर्म हो गया है, इसको हम लोग लैटिस एनर्जी दे दें। अब लैटिस एनर्जी क्यों देंगे, अरे मान लीजिए क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हो चुका है, अब आप चाहते हैं उसको तोड़ दें, तो तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर कोई चीज बनानी है तो एनर्जी निकलती है, लेकिन अगर तोड़ना होता है तो एनर्जी देनी पड़ती है। इस बंदे को तोड़ना है तो लैटिस एनर्जी दे दीजिए। अगर दे देंगे तो ये आपस में टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ए प्लस और बी माइनस में। तो ये पूरा फंडा था जो हम लोगों ने अभी तक इस लेक्चर में जो है आज हम लोगों ने डिस्कस किया, किस तरीके से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ते हैं। तो आई होप आपको मजा आया होगा। तो अगर आपको मजा आया तो आपको करना क्या है, आपका काम क्या है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े, काफी मजेदार तरीके से पढ़े, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।